हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना गुरुकुल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। तो नेस्ट एग्जामिनेशन किसके लिए होता है, नेस्ट एग्जामिनेशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, सारी चर्चा इसके अंदर करेंगे। एग्जामिनेशन डेट कब है, किस तरीके का एग्जाम होता है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। उसके अलावा और मोर डिटेल के लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक कर देना। ऑफिशियल ब्राउजर का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ऑफिशियल साइट पे लैंड करोगे और वहाँ से बहुत डिटेल में वन बाय वन सब कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो। मैं एक ओवरव्यू अच्छा सा डिटेल में दे देता हूँ आपको, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन की फुल फॉर्म क्या बेटा है, नेस्ट NEST, दैट इज नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म ये बेटा ये है, ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है बेटा। यहाँ पर 5 ईयर MSc प्रोग्राम के लिए एग्जाम होता है। ठीक है जी, किस किस में MSc कर सकते हैं हम, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के अंदर हम MSc कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ पर इस एग्जाम के थ्रू कहाँ सिलेक्शन होगा, तो जगह क्या है बेटा, दो लोकेशंस हैं। एक अपने पास है बेटा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, दैट इज NISER भुवनेश्वर। एंड सेकंड इज यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में हम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में सेंटर है, उनका एक्सीलेंस सेंटर है। तो वहाँ पर हम एडमिशन के लिए इस एग्जाम को अगर क्लियर करते हैं तो वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है हमें। तो दो इसके सेंटर है बेसिकली, यानी कि दो कॉलेजेस है बेसिकली, ये बोल सकते हैं। इन दो कॉलेजेस में अगर हम MSc करना चाहते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के अंदर, तो बेटा आप ये एग्जाम दे सकते हो। अगर आपका ये एग्जाम क्लियर होता है तो ऑब्वियसली बात है, बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में थोड़ा सा और बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करें। तो बेनिफिट सिंपल सी बात है, MSc तो आपकी हो ही रही है, 5 साल की MSc, ऑब्वियसली बात है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो आपका अच्छा सा MSc हो रही है जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब क्या है बेटा, इसमें क्या बोल रहा है कि द कैंडिडेट एडमिटेड टू प्रोग्राम। ठीक है जी, अगर मान लो इस प्रोग्राम में आपका सिलेक्शन होता है, इस प्रोग्राम के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है जी, अब तो वो क्या है, वो एक एलिजिबल है, कौन सा, 60,000 की एक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं स्कॉलरशिप मिलेगी, वो एलिजिबल है, उसका एक अलग प्रोसीजर होता है, वो कॉलेज में जाने के बाद होगा। दैट इज थ्रू दिशा प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है जी, और साथ ही साथ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के साथ जो स्कॉलरशिप ग्रांट करने वाला बच्चा है, उसको एक 20,000 की पर एनएम की एक स्कॉलरशिप समर इंटर्नशिप के नाम पे भी मिलेगी, अगर वो उस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होता है तो। चलो वो तो बात की बात है, ये वन ऑफ द बेनिफिट्स है बेसिकली। ठीक है जी, इसके अलावा क्या है बेटा कि टॉप परफॉर्मर्स एट NISER एंड CEBS जहाँ पे भी है, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, बेसिकली दो ही सेंटर है, यानी कि NISER या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी में जो उनका ये वाला डिपार्टमेंट है MSc वाला, इसके अंदर जो भी अगर बच्चा क्या करता है बेटा, टॉप करता है। ठीक है जी, एक कोई थ्रेशोल्ड इनकी कट ऑफ होती है बेसिकली, एक कोई पर्टिकुलर कट ऑफ है, अगर वो क्लियर करके जो भी बंदा टॉप करता है तो उसको क्या है, अपॉर्चुनिटी मिलती है बेटा डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। कहाँ पर, बार्क में। बार्क क्या है, जिसको ना पता हो, बार्क बहुत ही रेप्यूटेड, जैसे अपना इसरो है, इसरो से छोटे लेवल का बार्क होता है, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BR बार्क ट्रेनिंग स्कूल। तो वहां पर डायरेक्ट इंटरव्यू का मौका मिलता है। ठीक है जी, अच्छा जी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उत्तम। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेटा, जो बच्चे 2021 में एग्जाम दे रहे हैं, इस साल जो एग्जाम देने वाले हैं ये वाला, तो वो बच्चे या तो 2019 या 2020 में पास आउट होने चाहिए 12th, या फिर अभी अपीयर करने चाहिए, बेसिकली 19, 20 एंड 21। 12th जो पास आउट होनी चाहिए आपकी, या तो 19 या 20 में होनी चाहिए, या फिर आप 21 अपीयरिंग होने चाहिए। ठीक है जी, फिर क्या बोल रहा है कि एलिजिबिलिटी के लिए 60% मार्क्स आपके चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट मार्क्स चाहिए, और या फिर अगर ग्रेड सिस्टम है तो उतना ग्रेड होना चाहिए तो 60% की इक्विवेलेंट हो। ठीक है जी, ये जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी SC ST वगैरह के लिए, SC ST एंड दिव्यांग जन, बेसिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ठीक है जी, वो जो वहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो 5% का है बेसिकली, यानी कि 55% उनका कट ऑफ है। जो 60% जनरल कैटेगरी के लिए था, तो वो यहाँ पे क्या है बेटा, 55%। चलिए भैया, बहुत ही अच्छे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर क्या है कि जो भी कैंडिडेट ये एग्जाम देना चाहता है, वो अगस्त 1, 2001 को के बाद पैदा हुआ होना चाहिए, यानी कि अगस्त 2001 के बाद, 1 अगस्त 2001 के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, या फिर उसी दिन होनी चाहिए। तो वो एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। एज लिमिट बेसिकली क्राइटेरिया उसका ये है। ठीक है जी, और जो अगर बात करें ये जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है जी, और बात आती है अगर मैं SC ST की बात करूं, तो SC ST कैटेगरी में आपके पास यहाँ पर 5 साल की रिलैक्सेशन है बेसिकली, यानी कि 2001 में 5 माइनस कर दो, दैट इज 1996, तो अगस्त 1996 के बाद वाला दे सकता है। तो 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन है। ठीक है जी, अच्छा जी, बहुत ही अच्छे। अब बात करते हैं, अगर मैं समरी की बात करूं कि जो एलिजिबिलिटी में समरी है, तो क्या क्या है अपने पास, एक तो भैया मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए।
जो एग्जाम आप दे रहे हो वो क्लियर तो होना चाहिए ना, तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपको 2019, 20 या 21 में 12th आपकी पास आउट होनी चाहिए, और विद 60% मार्क्स फॉर ओबीसी एंड जनरल एंड 55% मार्क्स फॉर SC ST एंड डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है जी। उसके बाद बात आती है कि जो एज लिमिट है वो जो फर्स्ट अगर 2001 के बाद वो मतलब पैदा हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। और SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन, यानी कि उससे कम 5 साल, ठीक है जी। बहुत ही अच्छे। चलिए अब बात करते हैं भाई रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन बहुत डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा इसका, जो भी आप एलिजिबल होगे, तो थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं रिजर्वेशन का। तो यहाँ पर क्या है, अदर बैकवर्ड क्लास बिलोंगिंग टू नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी। जो ओबीसी है, ओबीसी एक तो ओबीसी नॉर्मल कैटेगरी हो गई, ओबीसी के अंदर एक NCL कैटेगरी है इनकी, दैट इज नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। उनको 27% का रिजर्वेशन है, ठीक है जी। सिंपल ओबीसी वालों को कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन ओबीसी NCL वालों को 27% रिजर्वेशन है, और उसकी एक लिस्ट है पूरी की पूरी, वो आप लिंक के थ्रू देख सकते हो, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि भाई बाकी कैटेगरीज, SC और ST के लिए 15% सीट रिजर्व है, ठीक है। 15% SC के लिए, एंड ST के लिए कितना 7.5% सीट रिजर्व है, ठीक है जी। अब दे रखा है बेटा कि भाई जो जनरल वाले हैं और जो ओबीसी नॉर्मल वाले हैं उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो कोई रिजर्वेशन नहीं है बेसिकली, एंड जो दिव्यांगजन बेसिकली डिसेबल पर्सन है उनके लिए 5% क्या बोलते हैं रिजर्वेशन है। और इसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, अगर आप रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो तो आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना, दैट इज बेनिफिशियल, बट वो एडमिशन प्रोसीजर के टाइम की बात है, अभी के लिए नहीं, पहले एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अब बात आती है, अब बात आ गई भाई कि एग्जाम की डेट वगैरह क्या होती है। तो ये एग्जाम आपकी बार होने वाला है June 14, 2021, June 14, मार्क योर डेट, June 14 को ये एग्जाम होने वाला है। 2 सेशन होते हैं एग्जाम के, मे बी आपका कोई भी स्लॉट आ सकता है, या तो 9 to 12:30 फर्स्ट सेशन होगा, एंड 2:30 to 6 PM सेकंड सेशन होगा, ठीक है जी। कोई मतलब एक कैंडिडेट को एक ही सेशन देना है बेसिकली, या तो सुबह वाला या शाम वाला, वो बेस्ड अपॉन योर चॉइस, और जो उनकी वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका स्लॉट आ जाएगा, ठीक है जी। वो बेसिकली फॉर्म में भरना ही होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है जी। अब बात आती है कि भाई सेंटर्स की बात आती है कि कहाँ कहाँ ये एग्जाम हम दे सकते हैं। तो इन्होंने 90 सेंटर्स की लिस्ट दे रखी है, ठीक है जी। तो 90 सेंटर में से आपको 5 सेंटर सेलेक्ट करने होंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, बेसिकली अपनी प्रेफरेंस डालनी होगी, तो उन 5 में से आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, ठीक है जी। तो 90 जो सेंटर्स है उनकी लिस्ट में आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी, डोंट वरी, ठीक है जी। तो 90 सेंटर्स है, बहुत सारी चॉइसेस है, उनमें से 5 आपको भरनी होगी जिसमें आप देना चाहते हो, ठीक है जी। अब एग्जामिनेशन के कुछ रूल है कि भाई तुम्हें आधे घंटे 1 घंटे पहले आना है, जो भी है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जब आप एग्जाम दोगे, एप्लीकेशन फॉर्म दोगे, तब ऑब्वियसली बात आपको पढ़ना ही है। अभी बेसिकली ये कि हम एग्जाम दें क्यों, ये एग्जाम के बारे में कई लोगों को पता ही नहीं होता, तो इसलिए उनको अवेयर करने के लिए एग्जाम ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि लोगों को पता लगे कि इस टाइप का भी एक एग्जाम है NEST, जो 12th वाले बच्चे दे सकते हैं, 12th पास बच्चे दे सकते हैं, ठीक है जी। अब बात आती है कि भाई अब बात है थोड़े पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो पेपर में बेटा 4 सेक्शन होंगे, किस किस के MCQ टाइप होंगे चारों सेक्शन में, ठीक है जी। हर सेक्शन 50 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। उसके अंदर मतलब एक सेक्शन बायोलॉजी का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथमेटिक्स का, एंड फिजिक्स का, ये 4 सेक्शन आपके होने वाले हैं, ठीक है जी। इसमें आपको चारों अटैम्प्ट करने होंगे, लेकिन आपका जो स्कोर निकलेगा, जो आपका स्कोर कंसीडर होगा, वो बेस्ट ऑफ 3 होगा। बेसिकली 3 जो सेक्शन आपके बेस्ट गए होंगे वो आपका कंसीडर होगा, जो आपका वर्स्ट सेक्शन होगा उसको ऑमिट कर दिया जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। तो बेसिकली इसलिए कि ताकि आपके चांसेस बढ़े। मान लो किसी को बायो भी आती है, मैथमेटिक्स भी आती है, वो इंसान दोनों देता है, तो उसमें से किसी का मतलब कोई 3 सेक्शन जो बेस्ट होंगे वही कंसीडर होंगे, सबके लिए यही चीज़ है, ठीक है जी। अब बात आती है कि भाई और पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश ही होगा, ठीक है जी। अब बात आती है कि अब वही कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, यहाँ पर दे रखा है, ठीक है जी। सिलेबस डिटेल सिलेबस में आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, उससे ब्राउजर का लिंक खुल जाएगा, ब्राउजर खुल जाएगा, उसमें पूरा का पूरा सिलेबस A to Z टॉपिक वाइज डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जो नॉर्मल 11-12 का सिलेबस होता है वही आने वाला है, ठीक है जी। मतलब ब्रीफ में तो यही है, बाकी आपको A to Z सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई का जो प्रोसीजर होता है वो आपको साइट पर मिल जाएगा। बाकी मैं आपको डेट्स का बता देता हूँ, इसकी डेट्स चालू हो चुकी हैं, एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है, दैट इज 24 फरवरी 2021 से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, और जो आप साइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ साइट के थ्रू ही अप्लाई होगा, ठीक है जी। ओके जी। अब बात आती है भाई एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल एंड ओबीसी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 1200 है, एंड जो SC ST एंड डिसेबल्ड पर्सन है और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 600 है, ठीक है जी। क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो,
ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास उसके बाद एक चीज़ मैंने शायद आपको डेडलाइन नहीं बताई। डेडलाइन क्या है आपकी, जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेडलाइन है वो 30 अप्रैल है, तो यानी कि 24 फरवरी से स्टार्ट है एप्लीकेशन और 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो डोंट मिस द चांस और लेट मत करना अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है डाउनलोडिंग, फिर एडमिट कार्ड वाली बात है कि मई 20 के बाद से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। सिर्फ ऑनलाइन ही डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन मिलेगा, कोई भी आपके पास घर पे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, चलिए अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताई है वही दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो भाई डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रही है, 24 फरवरी से, ठीक है, और खत्म कब होगी बेटा, 30 अप्रैल तक आप क्या अप्लाई कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो शुरू हो जाएगा डाउनलोड करना वो 20 मई से आप स्टार्ट मतलब अवेलेबल हो जाएगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड अपना, ठीक है। और एग्जाम की डेट बता ही दिया, 2 सेशन होंगे, कोई भी एक सेशन आपका आएगा जो 14 जून को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट की वेबसाइट पे ही आएगा, दैट इज 30 जून को साइट पर आपको मिल जाएगा, मतलब 16 दिन बाद बेसिकली, ठीक है जी। अच्छा भाई, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आई गेस बची नहीं है। जब आप अप्लाई करोगे फॉर्म में तो ऑब्वियसली बात सब पढ़े लिखे होते हो, फॉर्म तो अप्लाई आप कर ही लोगे। अब बात आती है थोड़ी बहुत सीट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सीट्स टोटल कितनी है बेटा, जो NISER है वहाँ पर टोटल सीट जो टोटल इनटेक है इस बार वो है 200 सीट्स का। एंड जो CEBS है दैट इज मुंबई यूनिवर्सिटी में जो एटॉमिक एनर्जी सेंटर है, ठीक है, वहाँ पर अगर एडमिशन मिलता है आपको तो वहाँ पे 57 सीट अवेलेबल है, तो टोटल 257 सीट अवेलेबल है दोनों को मिला के, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं कैटेगरीज वाइज, तो 101 सीट NIS में अभी NISR की सीट पे, बाकी आपको स्क्रीन पे सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन आपको डिस्कस कर देता हूँ कि 101 सीट्स जनरल के लिए है NISER में और मुंबई में 23 है। जनरल EWS के लिए NISER में 0 है एंड मुंबई में 6 सीट्स है, ठीक है जी। OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर जो मैंने आपको डिस्कस किया था, यहाँ पर NISER में 54 सीट्स है एंड CEBS में 15। SC कैटेगरीज के लिए NISER भुवनेश्वर वाले में 30 है एंड CEBS में मुंबई वाले में 9, ठीक है जी। और ST कैटेगरी के लिए बेटा 15 सीट्स NISER में और मुंबई वाले में 4, और दिव्यांगजन के लिए बेटा 5% सीट हर कैटेगरी में अपनी रिजर्व्ड है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 200 हैं, किसमें, भुवनेश्वर वाले में, और मुंबई वाले में कितनी है बेटा 57, ठीक है जी। और दूसरा है कि 2 सुपर न्यूमरी सीट है आप यहाँ पर, ठीक है, NISER और CEBS में, ठीक है। वो एलिजिबल किसके लिए, जम्मू कश्मीर एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए 2 सीट्स दोनों कॉलेज में अवेलेबल है, ठीक है जी। अब आती है बात भाई कि भाई मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होती है। तो भाई जो स्कोर होगा आपका, तो ऑब्वियसली बात है 3 सेक्शन कंसीडर होने वाले, तो जो आपका नेट स्कोर आएगा वो 150 में से कंसीडर होगा, ठीक है। 150 में से बेटा क्या है आपके, अब जो टॉप स्कोर होगा उसको 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा, ठीक है जी। अब वो परसेंटाइल निकाले हैं कि आपके 95 परसेंटाइल है, तो 95% का मतलब क्या है कि आप 95% बच्चों से ऊपर आपके मार्क्स आए बेसिकली, यानी कि आप टॉप 5% बच्चों में हो, इस तरीके का मतलब होता है। परसेंटाइल का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट फॉर जो अलग अलग बनेगी दोनों कॉलेज के लिए, ठीक है जी। एग्जाम कॉमन है लेकिन जो लिस्ट आएगी वो अलग अलग आएगी दोनों के लिए, कट ऑफ्स वगैरह अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आता है कि भाई 4 सेक्शन है, 3 सेक्शन कंसीडर होंगे जो 150 में से कंसीडर होगा। अब आते हैं कि भाई आपको सेक्शन वाइज भी मिनिमम मार्क्स लाने हैं, तो सेक्शन वाइज आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने वाले हैं बेटा, यहाँ पर ले रखा है कि भाई 20%। अब देखो कि आपको एक तो जो लिस्ट में मार्क्स कट ऑफ आएगा वो तो आपको क्लियर करना ही करना है, अब साथ साथ क्या है सेक्शन वाइज भी आपको हर सेक्शन में एक मिनिमम क्राइटेरिया है वो जो पास करना है, और वो क्राइटेरिया कितना है बेटा, वो क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार का होगा कि लेट सपोज केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत सारे बच्चों मतलब जो एग्जाम दिया बहुत सारे बच्चों ने दिया, तो जो मान लो केमिस्ट्री की कट ऑफ निकालनी है अपने, केमिस्ट्री का मिनिमम कट ऑफ निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे, केमिस्ट्री में मान लो 100 बच्चे हैं, जो टॉप 100 बच्चे हैं जिनके केमिस्ट्री में हाईएस्ट टॉप जो 100 स्कोरर है, मतलब 100 बच्चे जो टॉप 100 बच्चे हैं जिनके केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, ठीक है जी, वो उन बच्चों का एवरेज लिया जाएगा। लेट सपोज किसी के 80 आए, मान लो केमिस्ट्री 50 नंबर का पेपर था, तो जो शुरू के जो 100 बच्चे यानी कि जो 100 बच्चे जिनके टॉप स्कोर है केमिस्ट्री के अंदर, उसका एवरेज ले लिया जाएगा। तो मान लो 50 में से उन 100 का एवरेज लिया और वो 40 आ गया, ठीक है, उस 40 का 20% कट ऑफ निकल जाएगी, तो उस 40 का 20% कितना आ गया आपके पास, तो उस 40 का 20% आपके पास आ गया 8 मार्क्स, तो 8 मार्क्स उस सेक्शन की मिनिमम क्राइटेरिया मिनिमम कट ऑफ निकल जाएगी हर बच्चे के लिए, ठीक है, इस तरीके से निकाली जाएगी, ठीक है जी। अब बात आती है कि भाई जो ये ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 90% निकलेगी, जो अभी निकाली ना जो कट ऑफ उसका भी 90%, दैट इज मान लो जो भी 8 निकाली तो 8 का 90% अप्रोक्सीमेटली 7 होता है, तो उन बच्चों के लिए 7 कट ऑफ आ जाएगी, ठीक है जी। और जो दिव्यांगजन है तो बेसिकली उनके लिए SC ST कैटेगरी है, उनके लिए 50% है यही चीज, 50% क्या, जो अभी अभी हमने निकाली कट ऑफ उसका भी 50%, दैट इज 8 मार्क्स निकाली थी हमने अभी अभी एग्जाम्पल के तौर पर, तो 8 मार्क्स का 50% 4 मार्क्स उनके लिए वो सेक्शनल कट ऑफ होगी, ठीक है जी।
अब ओवरऑल कट ऑफ क्या है भाई, अब इसमें ओवरऑल कट ऑफ क्या बोलिए कि भाई जो परसेंटाइल है आपको, तो जो जनरल कैटेगरी के लिए परसेंटाइल है वो आपका 95 परसेंटाइल होना ही चाहिए ओवरऑल, ठीक है जी। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 90 परसेंटाइल होना चाहिए आपका, एंड 75 परसेंटाइल, यहाँ मैं बात परसेंटाइल की कर रहा हूँ, परसेंट की बात नहीं कर रहा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का कि ऐसा नहीं है कि 90% मार्क्स लाने, 95% मार्क्स लाने, परसेंटाइल मार्क्स लाने, ठीक है जी। 95 परसेंटाइल का मतलब क्या है कि बेटा जो जिस एग्जाम में सब जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें आपको टॉप 5% बच्चों में आना है, 95 परसेंटाइल का मतलब ये, ठीक है जी, तब आपका क्लियर होगा, है ना। और 90% का मतलब क्या हुआ, टॉप 10% बच्चों में आपको आना है, तब आपका वो कट ऑफ क्लियर होगा ओबीसी के लिए। एंड सिमिलरली 75 परसेंटाइल किसके लिए है, SC ST एंड डिसेबल्ड पर्सन के लिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई आपके इतने परसेंट आ गए तो आप सिलेक्ट हो ही गए, तो बेसिकली पूरी मेरिट लिस्ट आएगी, तो जितने मान लो, अब मान लेते हैं कि 95 परसेंटाइल वाले बच्चे तो निकल गए भैया, मान लो 500 बच्चे आ गए, लेकिन सीट तो 200 ही है, तो जो टॉप वाले बच्चे होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, सीट्स के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। चलिए भैया, अब बात आती है, बता दिया कि भाई कैसे कैसे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, कैसे कैसे आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, ठीक है। आपको एक मतलब ओवरऑल कट ऑफ भी लेनी है, और साथ ही साथ आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ भी निकालनी पड़ेगी, क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद एडमिशन प्रोसीजर है, ये है वो है, ज़्यादा जरूरी आपका कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहो, अगर आपको भाई है कि मेरे को देना ही है एग्जाम, तो अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहो तो आप लिंक पे जाके देख सकते हो, ठीक है जी। इसके अलावा सिलेबस है डिटेल में, बिल्कुल A to Z टॉपिक पर सिलेबस दे रखा है आपको, अगर आप वो पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी। तो बेसिकली क्या था, NEST एग्जाम, दो कॉलेजेस, बहुत ही अच्छे दो कॉलेजेस, उनमें एडमिशन के लिए है MSc प्रोग्राम में, और MSc प्रोग्राम के अंदर 4 प्रोग्राम्स है आपके, MSc इन फिजिक्स, MSc इन मैथमेटिक्स, MSc इन बायोलॉजी एंड MSc इन केमिस्ट्री। तो इन चारों में आपको अलग अलग मतलब बेसिकली MSc करने के लिए 5 ईयर प्रोग्राम के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहो तो नेक्स्ट में कर सकते हो, ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट, डोंट मिस द चांस, अगर आप करना चाहते हो तो डोंट वेट, ठीक है जी, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी, ताकि कभी दिमाग से डेट निकल जाए और स्किप हो जाए, इसलिए डोंट मिस द चांस एंड गो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।